हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम कोलॉइड्स के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, द डायमेंशन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल इज़। डायमेंशन मतलब उसका साइज़ क्या होता है वो। आप जानते हो कोलॉइड का जो पार्टिकल का जो साइज़ है, उसका जो डायामीटर है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। और अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो उसको हम सॉल्यूशन में कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन में कंसिडर करेंगे। और 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेस देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि कोलॉइड का डायमेंशन जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। ट्रू सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोलॉइड का 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ए इज़ नॉट द राइट आंसर। बी क्या है? बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। क्या ये सही है? हाँ, अभी हमने डिस्कस किया, ये सही है ना। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। तो अगर हम ये ऑप्शंस देखें तो बी ऑप्शंस जो है वो अभी तक के लिए हमको राइट लग रहा है। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है? मोर देन दैट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब सस्पेंशन जो होता है, क्या उससे ज़्यादा होता है? उससे ज़्यादा नहीं होता है। कैन बी ऑफ एनी डायमेंशन? नहीं। सो एज वी सेड कि राइट आंसर इसमें जो है वो है ऑप्शन बी। चलो अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। तो ये भी डायमेंशन के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो अभी हमने इसकी जो थियोरी है वो डिस्कस कर ली। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें देख लो, सबसे ज़्यादा पार्टिकल साइज किसका होता है? सस्पेंशन का। उसके बाद कोलॉइड, और ट्रू सॉल्यूशन का सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। बहुत सिंपल है, इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होना चाहिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड इज। अभी क्रिस्टलॉइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं या जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं उसके पार्टिकल्स को हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं। क्लियर है? तो क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड में मेन डिफरेंस किस चीज़ का होता है? क्या वो सोल्यूबिलिटी का होता है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, कोलॉइड जो है वो स्टेट ऑफ अ मैटर है। NaCl को अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व करें तो वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा। पर अगर उसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा। पर अगर हम उसको बेंजीन में डिसॉल्व करें तो वो कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा। ये हमने कल ही देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था मतलब। तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी की बात नहीं होती है क्योंकि कोलॉइड इज अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ देयर पार्टिकल, ऑप्शन बी, हाँ ये सही हो सकता है। वॉल्यूम मतलब यहाँ पे साइज की जगह पे वॉल्यूम वर्ड यूज़ किया गया है। सो ऑप्शन बी कैन बी द राइट आंसर। सी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। क्रिस्टलॉइड कोलॉइड दोनों ही डिफ्यूजन दिखा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। सो अगर क्रिस्टलॉइड फॉर्म में है तो डिफ्यूजन करेंगे, पर अगर वही सब्सटेंस कोलॉइड में होगा तो वो डिफ्यूजन नहीं भी कर पाएगा। जैसे कि NaCl अगर बेंजीन में अगर आप मिक्स करके अगर आप उसको कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास करोगे तो वो पास नहीं होगा, मतलब कि वो डिफ्यूज नहीं होगा। पर अगर उसको वाटर में डिसॉल्व करके अगर आप पास करोगे तो वो पास हो जाएगा। सो सी इज़ नॉट द राइट आंसर। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म पे हम क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। द ग्रेटर एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज ड्यू टू। कोलॉइड्स पार्टिकल में एड्सॉर्प्शन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन देयर पार्टिकल। क्या चार्ज फैक्टर है? नहीं, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा है। मोर सरफेस एरिया, यस, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पार्टिकल्स जितने छोटे होंगे उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और एड्सॉर्प्शन के पार्ट में हमने पढ़ा था कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो राइट आंसर बी हो सकता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। हाँ, कोलॉइडल पार्टिकल का जिगजैग मोशन होता है पर उससे उसके एड्सॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है। कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है पर उससे उसका एड्सॉर्प्शन पे कोई लेना देना नहीं होता है। एड्सॉर्प्शन की वजह से चार्ज होता है, वो एक अलग चीज़ है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन जो हमने पढ़ा था।
डी ऑप्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम टुवर्ड्स कोलॉइडल पार्टिकल, ये भी नहीं है। तो एड्जॉर्प्शन का जो रीजन है वो है मोर सरफेस एरिया। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके 89 अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट, ये क्वेश्चन JEE मेन में पूछा था 2016 में। अच्छा, ये जो डिटर्जेंट वाला पार्ट है जो हमने माइसेल फॉर्मेशन वो सब पढ़ा, तो वो चैप्टर 5 में भी है और चैप्टर 16 में भी है, पर इस चैप्टर में डिटर्जेंट के टाइप डिस्कस नहीं हुए हैं। डिटर्जेंट के 3 टाइप होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक। तो ये जो है हम चैप्टर 16 में पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 16 में इसके एग्जाम्पल दिए हैं, एकदम टेक्स्ट बुक लेवल का क्वेश्चन है। तो अभी के लिए हम ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये चैप्टर 16 में डिस्कस होगा। Then next we have question number 90. What are the physical states of colloids of respectively disperse phase and dispersion medium in insecticide spray? मतलब इंसेक्टिसाइड स्प्रे में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का स्टेट क्या होता है। तो हमने जो क्लासिफिकेशन लर्न किया था, पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, उसमें हमने स्टेट देखे थे, वो कोलॉइड का नाम देखा था और उसके एग्जाम्पल देखे थे। तो याद करो इंसेक्टिसाइड स्प्रे किस चीज़ में आता था, कौन से टाइप के कोलॉइड में आता था, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। इंसेक्टिसाइड स्प्रे इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। तो एरोसोल किसे कहेंगे, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैशियस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला स्टेट है वो डिस्पर्स फेज का है और दूसरा जो स्टेट है वो डिस्पर्जन मीडियम का है। तो यहाँ पे एरोसोल में डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस होता है, डिस्पर्जन मीडियम आपका गैस होता है, मतलब ए और सी ऑप्शन में से निकल गए, बी या डी दोनों में से एक हो सकता है। पर ध्यान दो, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज में आपका जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड स्टेट में होता है। सो आवर आंसर इज डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 91, साइज डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज, पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, पर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मीटर में दिया है। मैंने जब ये वीडियो बनाया था कोलॉइड का इंट्रोडक्शन का, तभी बताया था मैंने आपको कि एग्जाम में यूनिट चेंज करके पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन एम्स में पूछा था 1999 में। सो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, और 1000 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। सो आंसर क्या होना चाहिए, देख लो ऑप्शन, 10⁻⁹ से 10⁻⁶। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ज़रूरी नहीं है एग्जाम में नैनोमीटर से मीटर में ही पूछे, पिकोमीटर या कोई भी यूनिट आपको पता होना चाहिए, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड में ये कन्वर्जन हमने चैप्टर 1 में किया हुआ है। चलो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, हमने जो क्लासिफिकेशन किया उसके ऊपर है। सो क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ द colloid in which both dispersion medium and disperse phase are in solid state called? ऑप्शंस है इमल्जन, जेल, एरोसोल, सॉलिड सोल। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जब दोनों ही सॉलिड स्टेट में होता है तो वो टाइप का कोलॉइड को क्या कहता है, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। राइट आंसर इज डी, सॉलिड सोल कहते हैं इसको, है ना। चलो नेक्स्ट 93, विच टाइप ऑफ कोलॉइड इज सल्फर, जो कि S8 के फॉर्म में होगा। सल्फर का जो S8 फॉर्म है ये किस टाइप का कोलॉइड बनाता है, एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड्स माइसेल और एसोसिएटेड कोलॉइड एक तरह से सेम है ना। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड और मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड, गुडसेट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड या मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड, क्योंकि ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स तो होता नहीं है, तो राइट आंसर विल बी सी, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, है ना। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है तो वो कोलॉइडल रेंज में नहीं आता है। अगर आ जाता तो उसको मैक्रो मॉलिक्यूलर कहते हैं। पर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड कौन होता है, जो जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, है ना। तो आंसर इज सी, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। नेक्स्ट 94,
एट क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस क्या करते हैं? डिकम्पोज, एसोसिएट, डिसोसिएट, कंप्लीटली सोल्यूबल। क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है इसका CMC। ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जिस पे माइसेल बनता है ना। तो माइसेल बनना मतलब क्या? एसोसिएट होना, एसोसिएटेड कोलॉइड का पार्ट है ना। तो राइट आंसर इज बी। डिकम्पोज नहीं होता है, डिसोसिएट भी नहीं होता है, एसोसिएट होता है। एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज द करेक्ट इफेक्टिव कोएगुलेटिंग ऑर्डर ऑफ आयंस फॉर पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड ऑफ FeOH थ्राइस? फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडेंट्स याद रखना एग्जाम में नहीं भी दिया हो सकता है। वो जो टेबल हमने लर्न किया था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स के एग्जाम्पल थे वो आपको याद रखना है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा? नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस में सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस है। और बेसिकली ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड का है। हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हार्डी-सूल्ज रूल जो हमने डिस्कस किया था, क्या कहता है वो? कि जो भी आयन है, कोएगुलेटिंग आयन है, जिसको फ्लॉक्यूलेटिंग आयन भी कहते हैं, उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा है तो उसका कोएगुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग ऑर्डर, कोएगुलेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है ना। वैलेंसी जितना ज़्यादा, कोएगुलेटिंग पावर उतना ज़्यादा। याद रखना, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर कोएगुलेटिंग वैल्यू भी होती है। वैलेंसी जितनी ज़्यादा, कोएगुलेटिंग वैल्यू उतनी कम। पर यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछा है, कोएगुलेटिंग ऑर्डर पूछा है, कोएगुलेटिंग पावर पूछा है। तो हार्डी-सूल्ज रूल क्या कहता है? वैलेंसी जितनी ज़्यादा उतना उसका पावर ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख लो किसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। सारे ऑप्शन सेम है, हमारे पास Cl- है, SO4 2- है और PO4 3- है। तो वैलेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? PO4 3- की, उसके बाद SO4 2- की और फिर Cl-, है ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शंस में देख लो, PO4 सबसे ज़्यादा, देन SO4 2- एंड देन Cl-। तो राइट आंसर विल बी बी। और एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि यही आयन्स हो, कोई भी आयन दे सकते हैं, है ना। SO4 2- की जगह मान लो हमारे पास S2- भी दे सकते हैं, Cl- की जगह I- भी दे सकते हैं। आपको बस वैलेंसी देखनी है। वैलेंसी जितनी ज़्यादा, कोएगुलेटिंग ऑर्डर, कोएगुलेटिंग पावर उतना ज़्यादा। कौन कहता है ये? हार्डी-सूल्ज रूल्स के हिसाब से, है ना। चलो नेक्स्ट 96। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइडल सोल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिग्स आर्क मेथड? अब ये प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड का टॉपिक है। ब्रेडिग्स आर्क मेथड याद है? उसको इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते थे। तो उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। तो यहाँ पे देखने से ही 10 सेकंड्स में आपको आंसर मिल जाना चाहिए। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम तो ब्रेडिग्स आर्क मेथड के एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल नहीं दिया है? सल्फर का नहीं दिया है। सल्फर कैसे बनता था? केमिकल मेथड में बनता था ना। हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन ऐसे एग्जाम्पल देखे थे। तो सल्फर जो है वो केमिकल मेथड में आता है, ब्रेडिग्स आर्क मेथड में नहीं आता है। तो कौन सा यहाँ पे नहीं बनेगा? कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो राइट आंसर इज सल्फर। सल्फर हम ब्रेडिग्स आर्क मेथड से नहीं बना सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट 97। विथ विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड टिंडल इफेक्ट इज एसोसिएटेड? मैकेनिकल, कोलिगेटिव, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल। अब मैंने जब ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड के जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे। मैंने बताया था NCERT टेक्स्ट बुक में ये टर्म्स नहीं दिए गए हैं। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है ना। कलर और टिंडल इफेक्ट ये दो प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है कोलॉइड की, जबकि ब्राउनियन मूवमेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो टेक्स्ट बुक में दिया है। और ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और वो सब। तो ये केस में, टिंडल इफेक्ट के केस में आंसर क्या आता है? C, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 98। बाय विच इंस्ट्रूमेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कोलॉइड इज डिटरमाइंड? गुजरात स्टेट बोर्ड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का मतलब है कि कोलॉइड का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कौन से डिवाइस से हम कंफर्म कर पाते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, यस। माइक्रोस्कोप, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन या वोल्ट मीटर? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट 99।
एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द कोलॉइड। अब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है स्टूडेंट, ये टर्म हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर 5 में नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये किस में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसको कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली एक पीएच की वैल्यू है, और वो पीएच की वैल्यू पे कोई भी सब्सटेंस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कि वो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डज नॉट पजेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पीएच पे कोलॉइड्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, दैट इज इट्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। टेक्स्ट बुक में नहीं है पर आप याद कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आज का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज 100 तक ही करेंगे, मतलब फर्स्ट 15 क्वेश्चन ही करेंगे, 85 to 100। 100 क्या है? द सोल फॉर्म्ड व्हेन डाइल्यूट KI सॉल्यूशन इज एडेड इन एक्सेस टू AgNO3 सॉल्यूशन। अब देखो, जब KI और AgNO3 को ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? AgI का बनने वाला है। ये अगेन ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? चार्ज ऑन कोलॉइड। चार्ज ऑन कोलॉइड का जो प्रॉपर्टी था, उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसमें हमने डिस्कस किया था। तो प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा? AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब यहाँ पे ये देखो, एक्सेस में कौन है? KI एक्सेस में है कि AgNO3 एक्सेस में है? देखो जरा क्या लिखा है, डाइल्यूट KI सॉल्यूशन इज एडेड इन एक्सेस, मतलब कि एक्सेस में KI है, तो KI में से कोई एक आयन जो है वो अनरिएक्टेड रहेगा, मतलब KI जो है वो अनरिएक्टेड रहेगा, और उसमें से कोई एक आयन आपके प्रेसिपिटेट के ऊपर एड्जॉर्ब करेगा। प्रेसिपिटेट किसका है? AgI का प्रेसिपिटेट है, तो जो कॉमन आयन है वो ही एड्जॉर्ब होगा। तो KI में और AgI में कॉमन कौन है? I माइनस कॉमन है, तो एड्जॉर्ब कौन होगा? I माइनस एड्जॉर्ब होगा। AgI के प्रेसिपिटेट पे I माइनस एड्जॉर्ब होगा, है ना। तो राइट आंसर इज ए। ये जो एड्जॉर्प्शन है उसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो AgI है वो प्रेसिपिटेट है और डॉट करके I माइनस, मतलब ये एड्जॉर्ब हुआ है। अब देखो ऑप्शन बी लिखा है AgI डॉट Ag प्लस। ये कब होता? जब AgNO3 एक्सेस में होता, AgNO3 एक्सेस में होता और KI आपका लिमिटेड रिएजेंट होता, तब ऑप्शन बी राइट होता, है ना। और वही केस में ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि NO3 माइनस जो एड्जॉर्ब हुआ है वो कॉमन नहीं है, और डी जो लिखा है ऐसा कुछ होता नहीं है। सो राइट आंसर इज ए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बस 15 MCQ देखने वाले हैं, बाकी के जो MCQ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बाकी के जितने भी MCQs आपके बुक में दिए हुए हैं आप जल्दी से ख़त्म कर लो। थैंक यू।